गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज नो योर कॉन्सेप्ट्स इन 5 मिनट्स। आज एपिसोड नंबर 5 है। इससे पहले हमने अथॉरिटी, आइडियोलॉजी, सिविल सोसाइटी जैसे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है लॉ। लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कल्चरल लॉ, लीगल लॉ एंड दोज अदर एस्पेक्ट्स। आज नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर विल लुक इनटू कि लॉ कैसे बाकी सारी चीजों से डिफरेंट है एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लॉ। अगर हम देखें लॉ का मीनिंग तो इट रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स। इतनी ही डेफिनेशन है। लॉ रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स टू गाइड, टू कंट्रोल, टू मैनेज द सोसाइटी। इट कुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन सोसाइटी एज वेल। अब ये सेट ऑफ रूल्स दो तरीके से फॉर्मुलेट हो सकते हैं किसी भी समाज में। एक जो स्टेट बनाता है और एक जो शायद कोई कल्चरल वैल्यूज, किसी रिलीजन से आधारित, किसी डिवाइन से इंस्पायर्ड या फिर किसी एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड होते हैं। अब लॉ जो है, दोनों ये सेट ऑफ रूल्स दोनों तरीके से आते हैं, लेकिन जो सेट ऑफ रूल्स स्टेट बनाता है उसे टेक्निकली लॉ के नीचे पुटअप किया जाता है। क्यों? बिकॉज किसी भी चीज को लॉ बोलने के लिए ये तीन कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। क्या है कंडीशंस? पहला कंडीशन ये है कि स्टेट बनाए उसे, कंपलसरी होना चाहिए सब पे, और फॉर्मल प्रोसेस से बनाया गया हो। दैट मीन्स कि जो लॉ है वो तीनों के तीनों प्रिंसिपल्स कैरी करता है, और ये तीनों प्रिंसिपल्स जरूरी नहीं है आपको यहां पे दिखे। कंपलसरी हो सकता है यहां से, फॉर्मल प्रोसेस से बनाया जा सकता है यहां से, बट स्टेट नहीं बनाता। कुछ संस्था, खाप पंचायत हो सकती है, families हो सकती है। Therefore, law strictly refers to the set of rules formulated by state. So, every law is not a law. Every practice cannot be equated to law. अब जस्ट एन इंफॉर्मेशन, आवर बैच ऑफ जुलाई बैच हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, जहां पे अभी जस्ट हमने सिलेबस से स्टार्ट किया है। Join this batch, use this code, and this is the right time to prepare sociology. Whether you prepare with me or whether you prepare by yourself, but start preparing. This is really important. अब टाइप्स ऑफ लॉ देखें तो एक आता है नेचुरल लॉ और एक आता है पॉजिटिव लॉ। अब नेचुरल लॉ इज दैट वेयर द ह्यूमंस, बिकॉज ऑफ मियरली बीइंग अ ह्यूमन, देयर इज दे आर सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स विच वन हैज टू फॉलो, जिसे आप बोलते हो ह्यूमन राइट्स वाला पार्ट। तो एक नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट है, एक टर्म में बोलूं तो इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड अनइक्वली। और कुछ पॉजिटिव लॉज है जो जो स्टेट बना, समाज के अंदर स्टेट बनाता है। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स का बनाया, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में बनाया, या फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अदर प्रैक्टिसेस के ऊपर बनाया, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो, करप्शन हो, या फिर चाहे साइबर क्राइम्स हो। तो ये दोनों तरीके के लॉ होते हैं। तो अब अगर हम देखें, अगर लॉ की ब्रॉडेस्ट इंटरप्रिटेशन देखें तो कोई नेसेसरी नहीं है हमेशा स्टेट बनाए, बिकॉज देयर आर सर्टेन नेचुरल लॉज विच आर आल्सो इक्वेटेड टू लॉ and followed by the state. But majorly, the positive laws largely are equated to the laws, as these are the laws which are formed by the state as such. अब role of law क्या होता है? अगर जॉन लॉक को देखो तो इन्होंने बोला without law there would never be liberty. अगर लॉ नहीं रहेगा तो इट विल बी द पावरफुल पीपल वुड बी रूलिंग, जिसे इंडिया में इस तरीके से भी कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अगर हम देखें, लॉ का एक और इंपॉर्टेंट रोल है मेंटेनिंग द ऑर्डर। किस तरीके से? बिकॉज ये पब्लिक मोरालिटी को एनफोर्स करता है। कुछ ऐसे कॉमन प्रिंसिपल्स, कुछ चीजें जो किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करे, वो कॉमन मोरालिटी लेके चले, उसको प्रिजर्व करता है, उसको मेंटेन करता है लॉ। तो कहीं ना कहीं इसके कारण एक ऑर्डर भी बनता है, चाहे वो एंटी एंटी सॉरी बीफ बैन हो, चाहे कोई पर्टिकुलर ऐसा एस्पेक्ट हो जो एक मोरालिटी के बेसिस पे बना गया है। और वैसे अगर लॉ नहीं होता तो रिमेंबर फ्रीडम हो ही नहीं सकता। तो लॉ फ्रीडम को हैम्पर नहीं करता है, लॉ फ्रीडम को प्रिजर्व करता है और प्रोटेक्ट करता है। डज लॉ हैम्पर फ्रीडम? अब इसको थोड़ी सी डिटेल समझने के लिए आपको जॉन स्टुअर्ट मिल का एक प्रिंसिपल समझाऊंगा। ह्यूमन नेचर या ह्यूमन एक्शंस जो है दो तरीके के होते हैं। एक वो एक्शन जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेता है, जो सिर्फ उसकी जो इंपैक्ट है वो सिर्फ उस पे होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बंद कमरे के अंदर, सपोज इफ आई एम लार्जली स्मोकिंग, the impact of that smoking would only be on my health, it will not be largely on others health.
तो ये प्राइवेट स्पीयर्स के अंदर अगर आपने लॉ बना दिया तो वो लॉ डेफिनेटली फ्रीडम का उल्लंघन करेगा। तो जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं कि इस पे लॉ नहीं होना चाहिए, ये रेगुलेशन पे नहीं आना चाहिए कि मैं मेरे घर में या फिर कुछ ऐसा एक्शन जो लोगों पे इंपैक्ट नहीं रख रहा उस पे कर रहा हूं। लेकिन कुछ एक्शंस है जो पब्लिक होते हैं, जहां पे जो मैं एक्शन कर रहा हूं उसकी इंपैक्ट जो है मेरे पे ही नहीं बाकी लोगों पे भी होगी। इफ दैट इज अ पर्टिकुलर action, then in such circumstances certain laws should be there in order to regulate my behavior. The same example, if I'm smoking at a public place, that smoking is not only going to be a harmful exercise for me, but it is also going to be a harmful exercise for the people in and around me. तो उस circumstances में banning the smoking at public places would not be hampering your freedom. Therefore, consumption of alcohol on street definitely should be regulated. Law होना चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन consumption of alcohol may be at your private places may not be under regulation. तो अब जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक प्रिंसिपल दिया जिसका नाम है हार्म प्रिंसिपल। ये एनसीईआरटी के भी अंदर मेंशन्ड है, इसलिए मैंने नाम के साथ ये बताया आपको। जो पॉलिटिकल साइंस की कॉन्सेप्ट वाली पार्ट है, डेमोक्रेसी, फ्रीडम और लिबर्टी वाली पार्ट, उसमें दिया हुआ है। हार्म प्रिंसिपल का मतलब कि लॉ कितना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हार्म ज्यादा कॉज की जा रही है तो लॉ स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, अगर हार्म कम हो रही है तो लॉ वीक होना चाहिए। और अगर ये हार्म सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्शन से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही हो रही है तो उस पर लॉ ही नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये हार्म लोगों को भी हो रही है तो लॉ होना चाहिए। अब ये कितनी बड़ी हार्म है उसके ऊपर स्ट्रिंजेंटनेस ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ वुड लार्जली डिपेंड। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ वाज, जहां पे इसके नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स और लीगल एस्पेक्ट्स दोनों मैंने डिस्कस किए। हमारा बैच 18 जुलाई से जो स्टार्ट हुआ 31 जुलाई को क्लोज हो रहा है। ज्वाइन द बैच, बिलीव मी, यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग एज ऑफ नाउ, as we have just completed our basic conceptual understanding and started with the syllabus. Join the batch and really take your sociology to next level in next first span of 5 months. By December I'll complete the every sub topic of this and feel the rhythm of sociology by joining this. Thank you so much.